हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू सीजीपीएससी रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 15वां दिन का और 16वां दिन का दोनों दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप कल का नोट्स निकाल लीजिए जो आप लिखे थे, आज का भी नोट्स निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपका आंसर राइटिंग का फीडबैक कल दिया जाएगा। कल मेगा टेस्ट आयोजित की जाएगी। जितने भी मेंस ग्रुप में हैं सभी लिखिए। आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना ही लिखिए। जो नए छात्र हैं चाहे पुराने छात्र रहें, अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखिएगा। कल तैयार रहिएगा आप सभी मेगा टेस्ट के लिए। उसके पहले आज हम देख लेते हैं कल और आज का मॉडल आंसर के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जितेंद्र सर से हेल्प ले सकते हैं। जब आप कल पीडीएफ ग्रुप में सेंड करेंगे तो पीडीएफ में नाम ज़रूर लिखिएगा। जिनका नाम उल्लेखित नहीं रहेगा या कहीं उसके नीचे सेंड करेंगे सर ये नाम, तो पहले से बता देता हूँ, नहीं तो आपका आंसर राइटिंग चेक किया जाएगा, नहीं आपको कोई फीडबैक मिल पाएगा। देख लीजिएगा 9 बजे आपको प्रश्न मिल जाएगा। पूरे दिन भर समय रहेगा। 6 से 7 ग्रुप ओपन रहेगा। तो सभी अपना पीडीएफ में नाम ज़रूर लिख लीजिएगा। आप दिन भर में जो भी करना चाहते हैं, जैसा लिखना चाहते हैं, शब्द सीमाएँ तय रहेगी, तो उसके अनुसार से आपको लिखना है। देखिए, जब 30 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम आप 40 शब्द ही लिखेंगे। 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न में डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे। जैसे कल के कई छात्रों ने, और कल ही की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, लिखे कैसे रहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ, तो डेज देके लिखेंगे 1 नवंबर सन 2000। इस तरह से आप लगभग जो छोटे प्रश्न रहते हैं उसमें आप इस तरह से लिखे थे। कल हमारे जितेंद्र सर के द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया था, लेकिन वो मॉडल आंसर नहीं था। स्पेशल जो मेंस आंसर राइटिंग था उसमें उस दिन का अच्छा आंसर राइटिंग था। तो आइए आज मेंस आंसर राइटिंग वाले आप लोग चेक कर लीजिए। उससे पहले चलिए नोट डाउन कर लीजिए। 30 शब्द के प्रश्न में आपको कल के एग्ज़ाम में 4 लाइन लिखना है। दोबारा कोई नहीं पूछेंगे, पहले से बता देता हूँ कि सर कितने लाइन लिखना है। तो चलिए लिख लीजिए। 30 शब्द के प्रश्न में मैक्सिमम 4 लाइन। 60 शब्द के प्रश्न में मैक्सिमम 7 लाइन। लिख लिए। 100 शब्द के प्रश्न में लिख लीजिए 12 लाइन। 125 शब्द के प्रश्न में लिख लीजिए 14 लाइन। 175 शब्द के प्रश्न में लिख लीजिए 18 से 19 लाइन। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो कल सभी तैयार रहिएगा मेगा टेस्ट के लिए। चलिए आज कल का पहले देख लेते हैं मॉडल आंसर। पहला प्रश्न था, काकतीय वंश के संस्थापक को बताते हुए प्रमुख शासकों के नाम लिखे। आपसे प्रश्न में पूछा गया है केवल संस्थापक का नाम बताना है, और जो शासक थे उनमें भी वही शासक जिनका उल्लेख आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं, उनके बारे में ही उल्लेख करना था। प्रश्न में पूछा गया है प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लीजिए।
काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव थे, जिन्होंने छिंदक नाग वंश के हरिश्चंद्र देव को परास्त कर काकतीय वंश की नींव रखी। प्रमुख काकतीय वंशी शासक में अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी और अंतिम प्रवीर चंद्र भंजदेव शामिल हैं। एक बार और देख लीजिए, प्रश्न था काकतीय वंश के संस्थापक को बताते हुए प्रमुख शासकों के नाम लिखें। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव थे, जिन्होंने छिंदक नाग वंश के हरिश्चंद्र देव को परास्त कर काकतीय वंश की नींव रखी। प्रमुख काकतीय वंशी शासक में अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भंजदेव शामिल है। ये आपका पहला प्रश्न, कल के पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न था रथपति की उपाधि प्राप्त करने वाले काकतीय शासक के बारे में बताइए। देख लीजिए, आप जनश्रुति के अनुसार मत लिखिएगा, कभी भी आंसर लिखेंगे तो कि पुजारी को सपना आया था, उन्होंने रथपति की उपाधि दी थी, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। ये रोचक बातें आपको केवल उस टॉपिक को रोचक बनाने के लिए बताया जाता है। देख लीजिए, रथपति की उपाधि काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथपुरी के पुजारी द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, पुजारी द्वारा दिया गया था, न कि किसी शासक के द्वारा। बहुत से छात्रों ने लिखे हैं शासक के द्वारा, लेकिन रथपति की उपाधि काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथपुरी के पुजारी द्वारा दिया गया था। पुरुषोत्तम देव के पुरी से बस्तर वापसी के दौरान बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा तथा गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। इन्होंने अन्नम देव द्वारा बनाई राजधानी मंधोता से बस्तर स्थानांतरित किया। ये आपका प्रश्न दूसरा था कि रथपति की उपाधि प्राप्त करने वाले काकतीय शासक के बारे में बताइए। तो देख लीजिए एक बार और, रथपति की उपाधि काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथपुरी के पुजारी द्वारा दिया गया था। स्पेशल याद रखेंगे, न कि शासक है, केवल पुजारी है। पुरुषोत्तम देव के पुरी से बस्तर वापसी के दौरान बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा तथा गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। इन्होंने अन्नम देव द्वारा बनाई राजधानी मंधोता से बस्तर स्थानांतरित किया। ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को बताइए। तो आपको जनजातीय वाद्य यंत्र के बारे में बताना था। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, अगर कहीं जनजाति शब्द नहीं लिखा है तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य वाले पार्ट से, तो जनजातियों के विशेष जिस भी टॉपिक का प्रश्न पूछा जाए, केवल जनजातियों का उल्लेख ज़्यादा करना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को बताइए। उत्तर देख लीजिए, जनजातियों में लोक वाद्य यंत्र को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र। यह जनजातियों का एक कलात्मक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा कार्य के दौरान किया जाता है, जैसे किकरी, किरकिच, रामबाजा। एक बार और देख लीजिए, तत्वाद्य यंत्र। यह जनजातियों का एक कलात्मक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा कार्य के दौरान किया जाता है, जैसे किकरी, किरकिच, रामबाजा। दूसरा है वितत वाद्य यंत्र। किसी मजबूत खोखले आधार पर इस प्रकार के वाद्य यंत्र का निर्माण होता है, जैसे नगाड़ा, ताशा, मांदर, ढोल, मृदंग। तीसरा वाद्य यंत्र है कौन सा? तो घन वाद्य यंत्र।
ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु व कठोर काष्ठ से बने हों तथा आघात देने पर ही बजते हैं, जैसे मंजीरा, घंटी, चिटकुल। ये आपके तीसरे हुए घन वाद्य यंत्र। चौथा है सुषिर वाद्य यंत्र। इस प्रकार के वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, तोड़ी और बिरकाली। ये रहा आपके कल का जो प्रश्न दिए थे उसका तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। देखिए बहुत से कम ही छात्रों ने ही मॉडल आंसर कल प्रश्न सॉल्व करके भेजे थे। तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि कल मेगा टेस्ट में अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको कल स्पेशल फीडबैक भी दिया जाएगा, आपके अंक के प्राप्तांक भी दिए जाएंगे और टॉप 10 छात्रों का नाम भी बताया जाएगा। जो पिछले 2 बार दिए होंगे उनको अवगत करा दूं, जो आपको बताया जा चुका है कि ये सब आपको शामिल नहीं करना है। जो सुधार करने की बात कही गई है आप उसमें कल अमल लाइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी सुधार करेंगे जो भी आपको फीडबैक दिया गया है। अक्षर सुधार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्रों को अगर बोला हूँ कि अक्षर सुधारना है तो बिल्कुल है, आपको सुधारना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रश्न चौथा, सिर पर धारण करने वाले प्रमुख आभूषण के नाम बताइए। उत्तर देख लीजिए। सिर पर धारण करने वाले प्रमुख आभूषण में बेनी फूल, सिंगे, मांगमोती, पटिया, खोचनी, ककई, बेनी, कंगी आदि शामिल है। एक बार और देख लीजिए। सिर पर धारण करने वाले प्रमुख आभूषण में बेनी फूल, सिंगी, मांगमोती, पटिया, खोचनी, ककई, बेनी, कंघी आदि शामिल है। ये आपका प्रश्न चौथा था। अंतिम प्रश्न था कल का प्रश्न पांचवा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मीठा व्यंजनों का नाम लिखिए। देख लीजिए पांचवें प्रश्न का आंसर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मीठा व्यंजनों में खुरमी जो गेहूं चावल आटे से, अरिसा चावल आटा और गुड़ से, फरा गन्ना रस एवं चावल आटे से, गुलगुला गेहूं आटे से, देहरौरी चावल से, पपची चावल गेहूं आटा एवं गुड़ से, तस्मई जिसे खीर भी कहते हैं, दूध, चावल, शक्कर एवं जो भी अन्य आप कच्चा पदार्थ डालते हैं आदि पदार्थ से मीठा व्यंजन का निर्माण होता है। तो ये रहा आपके 15वें दिन का मॉडल आंसर। आइए आज के प्रश्न का मॉडल आंसर देखते हैं। कल किसी कारणवश मॉडल आंसर जारी नहीं कर पाए थे, तो आज का देख लीजिए 16वें दिन का मॉडल आंसर। पहला प्रश्न था आज का, काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोह के नाम लिखिए। तो केवल इसमें आपको नाम बस लिखना था। तो प्रश्न को पहले पढ़ा कीजिए अच्छे से कि वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहे हैं। जब पूछा जाए आपको कारण, तो मैक्सिमम आपके जो शब्द हों कारण पे हो। अगर आपको परिणाम पूछा जाए तो जितना ज़्यादा आप शब्द शामिल करते हैं तो परिणाम पे बात करें। पूरी बातों का उल्लेख करना है तो आप जितना चाहें उतना अभी लिख सकते हैं, जब आपको शब्द सीमाएं के लिए पूरी छूट दी गई है। लेकिन कल सभी तैयार रहेंगे। जितने भी क्लासेस हुई हैं मेंस आंसर राइटिंग का, अभी तक जो पिछले मेगा टेस्ट हुआ था उसके बाद से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसके अलावा वही प्रश्न शामिल रहेंगे जो अभी तक आपको प्रश्न दिए गए हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको घुमा के दिया जाए और शब्द सीमा तय रहेगी। तो जितने भी छात्र यदि अभी तक आप पूरे मॉडल आंसर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। प्रश्न तो यहीं से रहेंगे, केवल शब्द सीमा आपको तय करनी है कि कौन कौन से शब्दों को शामिल करना है। लेकिन आपको बता दूं, आप कभी भी अन्यथा अगर कोई बात शामिल करते हैं तो वे शब्द ऐड कीजिएगा
जो फैक्ट हों, जो एग्ज़ाम में कभी पूछे गए हों। इसी प्रक्रिया के अनुसार ही मेंस आंसर राइटिंग होगी, जिसमें 9 से 10 के बीच आपको प्रश्न दिया जाएगा। 6 से 7 आपको PDF बनाकर ग्रुप में सेंड करना है कल, जिसका आपको मॉडल आंसर विथ आपको प्राप्तांक, टॉप 10 छात्रों के नाम। कल तो नहीं हो पाएगा, उसी दिन, क्योंकि सभी का चेक करना रहता है, फीडबैक देना रहता है, आपके प्राप्तांक अंक सभी का काउंट करना पड़ता है। मॉडल आंसर आपको संडे को ही प्राप्त होगा। आप सभी छात्र जो संडे को मेगा टेस्ट होगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बहुत से हमारे मेंस के छात्र उसमें शामिल होते हैं, प्रीलिम्स के भी छात्र भी शामिल होते हैं। सभी से अनुरोध करूंगा आप सभी शामिल होइए। जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो मेंस आप नहीं दे सकते हैं। तो देख लीजिए पहले प्रश्न का आंसर। काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान बस्तर क्षेत्र में अनेक जनजातीय विद्रोह प्रारंभ हुए, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। हल्बा विद्रोह 1774, परलकोट विद्रोह 1825, तारापुर विद्रोह 1842, मेरिया विद्रोह 1842, लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859, मुड़िया विद्रोह 1876 और भूमकाल विद्रोह 1910। तो ये आपके पहले प्रश्न थे कि काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के नाम लिखिए। तो ये रहा आपका आज के पहले प्रश्न का मॉडल आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कहीं आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप हमारे जितेंद्र सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या जो वर्ड आते हैं वो उचित रहेगा उनके बारे में उल्लेख करेंगे। प्रश्न दूसरा देख लीजिए। परलकोट के विद्रोह को विस्तार से समझाइए। आपको पूरी बातों का उल्लेख करना था परलकोट के विद्रोह के बारे में। देख लीजिए परलकोट विद्रोह। उत्तर परलकोट विद्रोह जो हुआ था 1824 में। देख लीजिए सन 1824 में परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने ब्रिटिश एवं मराठा शासन के शोषणकारी नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। यह व्यापक विद्रोह था। इस समय शासक महिपाल देव थे। इस व्यापक विद्रोह को कैप्टन एगेन्यू ने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी के सहयोग से नियंत्रण किया और गेंद सिंह को गिरफ्तार कर उसे 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई। ये आपका परलकोट विद्रोह 1824। कौन सा प्रश्न था? दूसरा प्रश्न कि परलकोट के विद्रोह को विस्तार से समझाइए। तो एक बार और देख लीजिए। परलकोट विद्रोह 1824। सन 1824 में परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने ब्रिटिश एवं मराठा शासन के शोषणकारी नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। यह व्यापक विद्रोह था। इस समय शासक महिपाल देव थे। इस व्यापक विद्रोह को कैप्टन एगेन्यू ने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी के सहयोग से नियंत्रण किया और गेंद सिंह को गिरफ्तार कर उसे 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई। ये रहा आज के दूसरे प्रश्न का मॉडल आंसर। प्रश्न तीसरा था मुड़िया विद्रोह के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में। मुड़िया विद्रोह 1876। मुड़िया आदिवासी विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह का कारण शोषक मूलक नीति के विरोध में था, जिसमें सर्वोच्च शक्ति दीवान गोपीनाथ कपाड़दार के हाथों में केंद्रित था। मुड़िया आदिवासियों द्वारा बस्तर के राजा भैरम देव को बस्तर में ही रखना चाहते थे। ये आपका मुड़िया विद्रोह 1876। क्या था? मुड़िया जो आदिवासी थे, यह विद्रोह 1876 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा थे। इसमें देखेंगे तो इस विद्रोह का जो कारण था
वह क्या था कि शोषण मूलक नीति के विरोध में था। राजा के रहते हुए ही, राजा के होते हुए भी जिसमें सर्वोच्च शक्ति दीवान गोपीनाथ कपड़दार के हाथों में केंद्रित था, अर्थात राजा का अस्तित्व था लेकिन उससे कोई शक्ति ज़्यादा प्राप्त नहीं था। किसकी तुलना में? तो जो दीवान थे गोपीनाथ, उसकी तुलना में। इसीलिए मुड़िया आदिवासियों द्वारा जो बस्तर के राजा थे भैरमदेव, उन्हें केवल बस्तर में ही रखना चाहते थे। तो मुड़िया विद्रोह किसके खिलाफ था? तो याद रखेंगे जो दीवान थे उनके खिलाफ था। अगला देख लीजिए, प्रश्न चौथा था, बस्तर के दशहरा में होने वाले प्रमुख रस्मों के नाम लिखिए। इसका आपको वीडियो भी दिया गया था। देखिए, वीडियो देने का मकसद हमारा कुछ नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप जो भी प्रश्न दिए जाते हैं आपको, आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लें। तो वीडियो देखा कीजिए। अगर नहीं भी देखते हैं तो आपसे प्रश्न बनना चाहिए, और दोनों नहीं हो पा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है। नहीं तो आप प्रश्न बना पा रहे हैं ना वीडियो देख रहे हैं तो। और जो छात्र अभी तक लिखना प्रारंभ नहीं किए हैं तो लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, सीखेंगे भी नहीं। जितने भी छात्र आते हैं, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, 16वां दिन है आज। आप सभी को बता दूं, जो छात्र नहीं लिख रहे हैं, किन्हीं भी छात्र का आंसर राइटिंग को आप नहीं बोल सकते कि एकदम परफेक्ट है या सही है। सभी में अभी शुरुआती दौर है, इसलिए सब सीख रहे हैं। तो जो पीडीएफ पाने वाले छात्र हैं, जो संग्रह कर रहे हैं, उनको बता दूं, गलत नोट्स पाने से अच्छा है आप सही नोट्स का फॉलो करें। इसलिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको केवल तथ्यों पे ही आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाती है। अन्यथा बातों का आप कहीं अभी तक के आंसर राइटिंग में उल्लेख नहीं पाएंगे। आप लोग भी लिखा कीजिए जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी तरह जो भी, जैसे विवाह आपसे पूछा गया था 2-3 टॉपिक विवाह पे, तो उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या शब्द शामिल किए गए हैं। उन्हीं शब्दों को आप दूसरे जब विवाह के बारे में पूछा जाता है तब शामिल कीजिएगा। आपको जनजाति के बारे में पूछा गया है तो आपको 2 सैंपल दे दिया गया है वीडियो कि किस तरह से आप विशेष पिछड़ी जनजाति में, आपको 2 जनजातियों का प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको भौगोलिक संकेंद्रण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, इस टॉपिक पे आपको 175 शब्द के भी प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं, 125 शब्द के भी और 100 शब्द के भी। तो आप नोट्स बना लीजिएगा। निश्चित रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति का 100, 125 या 175 शब्द के प्रश्न आते हैं। तो साथ ही साथ आप लोग भी लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपका भी एक महत्वपूर्ण नोट्स तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए 2 सब्जेक्ट प्रारंभ किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास भी शामिल है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। इसमें से जो छत्तीसगढ़ का जनजाति, छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि दूसरे अगर जनजाति के बारे में पूछे जाते हैं या किसी दूसरे पर्व के बारे में पूछे जाते हैं या कोई दूसरा विवाह के बारे में पूछा जाता है तो आपको आखिर लिखना कैसे है। तो नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का भूगोल शामिल करेंगे। कल से, मतलब सोमवार से ही लगातार आपकी छत्तीसगढ़ भूगोल के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से देखते हुए लाइव क्लास आएगी। तो जो छात्र पढ़ना चाहते हैं 5 बजे आप सभी शामिल हो जाइएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। प्रश्न चौथा, बस्तर के दशहरा में होने वाले प्रमुख रस्मों के नाम लिखिए। उत्तर, बस्तर के दशहरा में आयोजित होने वाले प्रमुख 13 रस्म होते हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं: पाट यात्रा, काछिन गादी, जोगी बिठाना, रथ परिक्रमा,
जोगी उठाना, मौली प्रघाव, भीतर रैनी, बाहिर रैनी, मुरिया दरबार, ओहाड़ी आदि शामिल हैं। एक बार और देख लीजिए। बस्तर के दशहरा में आयोजित होने वाले प्रमुख 13 रस्म होते हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं: पाट यात्रा, काछिन गादी, जोगी बिठाना, रथ परिक्रमा, जोगी उठाना, मौली प्रघाव, भीतर रैनी, बाहिर रैनी, मुरिया दरबार, ओहाड़ी आदि शामिल हैं। ये होता क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। बस्तर का दशहरा एक टॉपिक है, उस पर पूरी जानकारी पे बात की गई है। आज का प्रश्न 5वां है, पाट यात्रा व मौली प्रघाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको पाट यात्रा के बारे में भी बताना था और मौली प्रघाव के बारे में बताना था। तो आइए पहले पाट यात्रा के बारे में देख लेते हैं, फिर मौली प्रघाव के बारे में देखेंगे। उत्तर, पाट यात्रा। यह बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा है, जिसमें रथ निर्माण के लिए प्रथम लकड़ी का विधिवत काटकर जंगल से लाया जाता है। लकड़ी की पूजा की जाती है। इस रस्म के बाद रथ निर्माण के लिए विभिन्न गांव से लकड़ियां लाकर कार्य शुरू किया जाता है। तो क्या हुआ पाट यात्रा? सबसे पहले जंगल से विधिवत रूप से वहाँ से लकड़ी कटाई करके ली जाती है, उसकी पूजा की जाती है। फिर जितने भी गांव से, आपको वीडियो में मिल जाएगा कौन कौन से गांव शामिल हैं, उन सभी गांवों से लकड़ियां लाई जाती है। किसके लिए? रथ निर्माण के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाट यात्रा में जंगल से लकड़ी लाते हैं, उसकी पूजा प्रारंभ करते हैं। आसपास के गांवों से लकड़ी संग्रह की जाती है और अंततः रथ का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका पाट यात्रा। दूसरा है मौली प्रघाव के बारे में पूछा गया था। तो मौली प्रघाव क्या है? आश्विन शुक्ल नवमी की शाम सीरासार में समाधि में बैठे जोगी को सम्मान पूर्वक उठाया जाता है। जो 9 दिनों तक उपवास रहता है, जो समाधि में बैठा रहता है जोगी, उसे आश्विन शुक्ल नवमी की शाम सीरासार में समाधि में बैठे जोगी को सम्मान पूर्वक उठाया जाता है। जोगी को भेंट देकर सम्मानित करते हैं कि उन्होंने 9 दिन तक उपवास रखे और समाधि स्थल पर बैठे रहे। इसी दिन रात में मौली प्रघाव होता है। दंतेवाड़ा से श्रद्धापूर्वक दंतेश्वरी की डोली में लाई गई मौली मूर्ति का स्वागत किया जाता है। क्या किया जाता है? तो दंतेवाड़ा से श्रद्धापूर्वक दंतेश्वरी की डोली में लाई गई मौली मूर्ति का स्वागत किया जाता है। मौली देवी को दंतेश्वरी का ही रूप मानते हैं। आगे और है, नए कपड़े में चंदन का लेप देकर एक मूर्ति बनाई जाती है। मौली माता निमंत्रण पाकर दशहरा पर्व में सम्मिलित होने वाले जगदलपुर पहुंचती है। क्या है कि नए कपड़े में चंदन का लेप देकर एक मूर्ति बनाई जाती है। मौली माता निमंत्रण पाकर दशहरा पर्व में सम्मिलित होने जगदलपुर पहुंचती है। इसमें देखेंगे, जब दंतेश्वरी माता को पूरे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो जितने भी क्षेत्र में घुमाए जाते हैं वहाँ के स्थानीय जो देवी देवताएं होते हैं उनको भी उस रथ यात्रा में शामिल करते हैं। जहाँ दंतेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित होती है, वहीं मौली माता को भी शामिल किया जाता है और पूरे जगदलपुर क्षेत्र में घुमाया जाता है। पहले देखेंगे, इनकी डोली को राजा, कुंवर, राजगुरु और पुजारी कंधे देकर दंतेश्वरी मंदिर तक पहुंचाते थे। आज भी आप देखेंगे पुजारी, राजगुरु और राज परिवार के लोग श्रद्धा सहित डोली को उठाकर लाते हैं। ये रहा आपका पाट यात्रा और मौली प्रघाव के बारे में। इस तरह से 15वें दिन और 16वें दिन का मॉडल आंसर आज हम जारी किए। कल शनिवार आप सभी मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट है।
संडे के लिए भी तैयार रहिएगा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय व्यवस्था है, उनकी लोक कला एवं संस्कृति है, इन पे मैराथन टेस्ट सॉल्व किए थे। तो प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखते हुए आप संडे को शामिल होइएगा। 12 बजे प्रश्न लाइव मैराथन के रूप में सॉल्व करेंगे। कल आप सभी को 9 बजे कितने प्रश्न देंगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, लाइव चैट में मत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कल आपको कितने प्रश्न दिए जाए। प्रश्न रहेंगे 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। तो जितने भी छात्र अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने सुविधा अनुसार कि आपको कितने प्रश्न दिया जाए। देखिए, मेगा टेस्ट है, आपको शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना है। शुरुआत में बता चुका हूँ कि कितने शब्द में कितने लाइन का उपयोग करना है। मिलते हैं कल 9 बजे मेगा टेस्ट में। तो अधिक से अधिक लोग शामिल होइएगा। आपका अंक, आपकी फीडबैक, आप में क्या कमी है, इन सभी के बारे में कल बात करेंगे। शुभ रात्रि।